आज हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। और इसके अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे कि उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है, उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसी है, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर का उन पर मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि हम कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं मैग्नेट्स बनाने में, या फिर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का लगातार बदलाव होता है, चेंज होता है, वहाँ पर ऐसे मटेरियल की चॉइस ज़रूरी होती है जिसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ठीक हो। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक में हमें बार बार हमारे सामने आएंगी। पहली है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि मैग्नेट बनाने के लिए जो फील्ड हम लगाएंगे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। अब देखो, हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी और जो हमारे कंट्रोल में थी, ठीक है, और जो किसी काम आ सकती है, वो सबसे बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई थी वो एक सोलेनॉइड की थी। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी आयरन रॉड के चारों तरफ अगर हम वायर लपेट दें, यानी एक सोलेनॉइड बना दें और उसमें हम करंट पास करें, तो वो जो आयरन का पीस हमने सोलेनॉइड के अंदर डाला है वो बिट्स ऑफ आयरन पीसेस, यानी छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स को या आयरन फाइलिंग्स को, पिन्स को, क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से कि अगर ये हमारी कोई रॉड है, आयरन की रॉड है खासकर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो कोई भी मेटल की रॉड होने से भी काम चल जाएगा, खासकर जो फेरोमैग्नेटिक हो। हाँ, कोई भी मेटल नहीं, जो फेरोमैग्नेटिक हो। हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक बेसिकली हम आयरन ले लें फिलहाल, आयरन, निकल, कोबाल्ट। इसके ऊपर हमने एक सोलेनॉइड को ऐसे लपेटा इस तरीके से, ये हमने एक सोलेनॉइड बनाया, और जब हम इसमें करंट पास करेंगे किसी बैटरी को लगा करके, तो ये बिट्स ऑफ पेपर को, सॉरी, बिट्स ऑफ आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये मैग्नेट बन जाता है। तो इस आयरन पीस को मैग्नेटाइज करा मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारे सोलेनॉइड के अंदर बनी है ना, और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हम जानते हैं वो होती है B = μ0 Ni, ठीक है। और B है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके अंदर डेवलप हुई है हमारे सोलेनॉइड के अंदर। मैंने इसके अंदर रॉड लगाई है, लेकिन बेसिकली ये जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ये एयर, ऐसी सोलेनॉइड के लिए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है, एयर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए? फॉर एयर इनसाइड द सोलेनॉइड, जब सोलेनॉइड के अंदर एयर हो। लेकिन जब एयर की बजाय कुछ और होगा तो ये फॉर्मूले में इस चीज़ में परमिएबिलिटी में बदलाव आ जाएगा। n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी लेंथ, और I है इसमें फ्लो करने वाला करंट। I है इसमें फ्लो करने वाला करंट, तो B होगा μ0 Ni। इसी को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये हमारे इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी, या किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज ही कर सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, अब हम बात करेंगे उस मटेरियल की भी बात करेंगे जो हमने सोलेनॉइड के अंदर रखी है। अब जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो हमारे जो इस मटेरियल के जो एटम्स है ना, हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि हर एटम एक छोटा मैग्नेट होता है, एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसकी भी डायपोल मोमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे होंगे, उसका भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनेगा, उसकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, है ना। तो हो सकता है
कि जब हमने इसके अंदर करंट पास किया, जब हमने अपने सोलेनॉइड के अंदर करंट पास किया, इस तरीके से हमने जब इसके अंदर करंट पास किया, तो हमारे जो एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखो दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलेनॉइड की, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हमारे एटम्स की, क्योंकि अब हमारे एटम्स मैग्नेट की तरह काम करेंगे, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, उनका भी साउथ नॉर्थ होगा, है ना। जब फील्ड नहीं थी, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो हमारे एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट किसी की इस तरफ थी, जैसे बात करें, जैसे ये हमारा कोई आयरन पीस है, कोई मटेरियल है, इस तरीके से मैं बनाऊं ऐसे, ये कोई मेरा मटेरियल है, सैंपल है, फेरोमैग्नेटिक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर किसी एटम की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है कि एक डायरेक्शन में अलाइन करें, बाहर वाली फील्ड को सपोर्ट करें। अगर मैं इसको, मान लो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूं, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में इस तरीके से, इसका नाम है B0, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसकी वजह से मेरे डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, और इधर मेरा नॉर्थ है, इधर मेरा साउथ है, क्योंकि फील्ड इस तरीके से है, तो मेरे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सबकी लगभग ऐसी हो जाएगी, है कि नहीं। यानी कि अब एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड इनकी होगी कुल, पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट इनकी जीरो होने की वजह से अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब ऐसा होने पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जो मैग्नेटिक इंडक्शन, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जब सभी एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे पोलराइजेशन में होता था वैसे ही, जैसे मटेरियल के अंदर अपनी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी ना, जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती थी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी। वो मैग्नेटिक इंडक्शन हम उसको BM नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल फील्ड हुई ना हमारी, टोटल फील्ड अंदर वो होगी BM प्लस B0, इसको कहेंगे B। बात समझ में आई, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से लगाई, एक मैग्नेटिक फील्ड वो इंड्यूस हो गई जब सब मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन होने पर प्रोड्यूस हुई, उसे कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, और ये है ऐसी फील्ड जो एयर में थी, और ये वो फील्ड है जो मटेरियल के अंदर डेवलप हो गई। तो टोटल फील्ड कितनी होगी, टोटल फील्ड मटेरियल के अंदर B0 प्लस BM होगी, इसी को कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो BM हमारा हुआ, BM इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में हल्का सा इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे तो हमें कुछ और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, मैग्नेटिक इंडक्शन को दूसरे फॉर्म में। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हमने करी, मैग्नेटिक इंडक्शन BM, इंडक्शन BM। वैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI था ना, म्यू नॉट NI। तो हम जानते हैं B0 जो था, इसको B0 लिखते हैं पहले, B0 है म्यू नॉट NI, लेकिन BM होगा म्यू नॉट N। अब करंट कौन सा, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी ना ऊपर वाली, ये तो सोलेनॉइड के अंदर थी, करंट फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस हुई।
और बीएम कैसी है? बीएम वो फील्ड है जो प्रोड्यूस हुई है सब मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन होने पर। यानी कि ऐसी फील्ड किसी करंट की वजह से अगर होती तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते, ठीक है। अगर ये वाली फील्ड किसी करंट की वजह से होती या किसी करंट की वजह से इतनी फील्ड बनती तो हम उसको नाम देते IM, है ना। तो इसे इंड्यूस्ड करंट की वजह से कह सकते हैं कि भाई ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुए इसलिए BM पैदा हुई। तो हमने अपनी मैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका कारण हमने बताया कि ये करंट है, इस करंट की वजह से ये BM डेवलप हुआ। बात समझ में आई? तो अब जो हमारा फॉर्मूला था ना कि मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी B0 जो एयर में है, और ये जो मटेरियल के अंदर पैदा हुई, और इसको मैं लिख सकता हूँ μ0 NI, और इसको लिख सकता हूँ μ0 NIM, है ना। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमारे मटेरियल के अंदर होगा वो ये। तो ये जो बात थी यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ऐसा करंट डेवलप होगा जिसकी वजह से हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, उसको हमने नाम दिया है IM, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग कुछ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं जो हम लोग बार बार इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइज करेगी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तो हमने लिखा था B0 μ0 NI, लिखा था ना, ये था मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस वाले फॉर्मूले में B0 μ0 NI को हम कह देते हैं H इज NI, है ना। बेसिकली जो फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों से ज़्यादा अफेक्टेड है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बढ़ जाएगी। करंट को बढ़ा दोगे तो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बढ़ जाएगी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस H को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखो इस फॉर्मूले में देखो μ0 इज B0 by H। यहाँ पर एक और काम की चीज हमें मिल रही है, एक तो ये काम की चीज मिल रही है और एक ये काम की चीज हमें मिल रही है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इनका जो रेशो है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का रेशो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 4 pi × 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट है H की यूनिट है यूनिट ऑफ H यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। क्लियर हो गई बात? देखो अब हमने बेसिकली मटेरियल की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उससे उसकी वो मैग्नेट बन भी सकता है, मैग्नेट नहीं भी बन सकता है, वीक मैग्नेट बन सकता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। तो कितना तगड़ा मैग्नेट बना, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, और हमने बनाने के लिए क्या क्या किया। तो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करी, मैग्नेटिक इंडक्शन की भी बात करी, है ना। तो अब हम नापेंगे कैसे कि कोई भी मटेरियल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि हमारा मैग्नेट, हमारा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन N, ठीक है।
कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बेसिकली मैग्नेट था वो ऑलरेडी पहले से, कोई भी मटेरियल जो था ना वो मैग्नेट ऑलरेडी था। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ने, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड ने सबकी मैग्नेटिक मोमेंट्स को, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर एक एटम एक छोटा मैग्नेट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे होते हैं, वो करंट डेवलप करते हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनती है। लेकिन किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, किसी की इस तरफ है, किसी की इस तरफ है, किसी की इस तरफ है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में आ गई और वो एक मैग्नेट बन गया। तो बेसिकली कितना अच्छा मैग्नेट बना या कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना वो इस बात से मालूम पड़ता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यानी छोटे से एरिया के अंदर, छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स डेवलप हुए, छोटे से एरिया में कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स डेवलप हुए। तो दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, m/v, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज देखो, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, यार मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। मान लो ऐसे ऐसे इस वॉल्यूम के अंदर n एटम्स हैं, n एटम्स है तो n मैग्नेटिक मोमेंट्स भी होंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया एंड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मटेरियल का, मटेरियल वॉल्यूम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल को, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल को हम लोग कह सकते हैं जस्ट, अगर लेंथ हमारी यूनिटी है, मतलब हमारी रॉड है उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इनटू लेंथ, लेंथ है 1, सो जस्ट Ni, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बनेगा सिर्फ Ni। लेकिन ये वो करंट है जो हमारे एटम्स का करंट है, इसीलिए इसका नाम होगा Im, ठीक है ना। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसको, m को हम कह सकते हैं Qm, है ना, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये फॉर्मूला भी है हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ है ना, डायपोल मोमेंट। एंड वॉल्यूम को लिखेंगे, व्हाट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, है ना। सो यहाँ पर भी हमें मिलेगा Qm/A। तो दो फॉर्मूले हमने देखे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। दिखने में इनके जो टेक्निकली जो नाम हैं वो बड़े टेक्निकल से लग रहे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हम लगा रहे हैं फील्ड, बाहर से फील्ड लगा रहे हैं, उस फील्ड से कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना इसको नापने का तरीका देख रहे हैं, है ना। और फील्ड लगाने से मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है वो थोड़ी सी बदलाव होगी उसके अंदर, तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखते हुए हमने ये सारे डेफिनेशंस रखे हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन सिंपल सा मतलब है भाई कितनी आपने ताकत लगाई मैग्नेट बनाने के लिए, कितना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, बेसिकली यही सारी बातें हम कर रहे हैं। तो ये वही बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद हम एक और बात करते हैं, उसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं सेंसिटिव। कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल मतलब है कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो एक मैग्नेट बनेगा। अगर हम थोड़ी सी फील्ड लगाएं और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाए तो हम कहेंगे ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएं और वो बिल्कुल भी मैग्नेट ना बने तो हम कहेंगे उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है या ज़ीरो है। तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी बताता है कि हमने कितनी ताकत लगाई और कितना मैग्नेट बना। तो बेसिकली कितना मैग्नेट बना मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना मैग्नेट बना, एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और हमने कितनी फील्ड लगाई, इसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। और इसको डिनोट करते हैं एक लेटर से, इस लेटर का नाम है काई, काई एम, ठीक है, इसको कहते हैं काई, KI कह सकते हो काई, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, कितना ज़्यादा वो मटेरियल
सेंसिटिव है, ससेप्टिबल है, उसकी मैग्नेट बनने की संभावना कितनी ज़्यादा है। काई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा ससेप्टिबल होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो डेफिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं, वो अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन तो हो गई, अब बेसिकली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, फॉर्मूला लिखा था B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, लिखा था ना हमने, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई एम। ठीक है, एन आई एम। अब देखो एन आई एम तो हमारा क्या है, एम है, तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट एम, और इसको लिखेंगे एच, म्यू नॉट एच। म्यू नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, एच प्लस एम, बल्कि अगर हम इस फॉर्मूले में एच को भी बाहर निकाल लें, म्यू नॉट एच, तो हमें मिलेगा 1 प्लस एम बाई एच। ठीक है, और ये होगा हमारा B। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या लिखा था, याद है तुम्हें कि इस चीज़ को हमने एक नाम दिया था स्टार्टिंग में, म्यू नॉट एच को B नॉट, तो ये बनेगा B नॉट, और 1 प्लस एम बाई एच को नाम देंगे काई। 1 बाई एच क्या होगा, एम बाई एच क्या होगा, ये होगा 1 प्लस काई। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होगा, और इस फॉर्मूले में बल्कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो इसकी बजाय हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एंड B बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, है ना। सिंपल सा चेंज, हमने h को डिनोमिनेटर में ले आए तो ये बन गया b बाई एच। ओके, और b बाई एच को हम एक नया नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम म्यू। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, और म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला एक और आया, जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पर M जरूर लिखेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, हमने इसको उसी फॉर्मूले से निकाला है कि जब हमने अपने मटेरियल को इस वाली फील्ड के अंदर रखा तो अपनी भी उसमें फील्ड डेवलप हुई। इसको ओपन करके लिखा B नॉट, तो हम जानते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट Ni सॉलिनॉइड की है, और ये अपने ही करंट जो डेवलप हुए उनकी वजह से, इसलिए हमने इसको NiM लिखा। अच्छा, इसमें हमने Ni को नाम पहले से H दिया हुआ था, और इसमें NiM को हमने नाम दिया है M, और इसके अंदर से हमने H को कॉमन निकाला तो 1 प्लस एम बाई एच, और H को डिनोमिनेटर लेके गए तो ये बन गया म्यू। म्यू नॉट नहीं, क्योंकि ये फील्ड B नॉट नहीं है, B नॉट बाई एच होता तो म्यू नॉट होता, लेकिन ये B है, B बाई एच इज म्यू। म्यू इज इक्वल म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। ठीक है, और म्यू बाई म्यू नॉट रिलेटिव परमिएबिलिटी, समझ गए। तो ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया। क्लियर है, अब हमने सारी डेफिनेशंस कर ली। अब हम अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, कि हमारे जो मटेरियल्स हैं अब वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या सारे मैग्नेटाइज होंगे, या अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं होंगे, या कम होंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वगैरह वगैरह। तो इन सब की बातें हम करेंगे, और हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन सारी डेफिनेशन को यूज करते हुए। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब हम सीधे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ और भी नाम दिए जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम मटेरियल्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, और वो 3 टाइप्स कौन से हैं, और वो 3 टाइप्स हैं। पहला है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल।
इसके बाद है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरी वैरायटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये 3 टाइप की मटेरियल हम लोग बेसिकली फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये 3 मटेरियल अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज होती हैं, यानी बाहर की एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इनकी जो मैग्नेट बनने की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। जो डायामैग्नेटिक होते हैं उनकी खास बात ये है कि वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, फीबली, बहुत मामूली सा मैग्नेटिज्म उनके अंदर डेवलप होता है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होती हैं। मतलब क्या कि अगर ये हमने मैग्नेट्स रखे और यहाँ पर हमने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दी, ये है कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल, इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखने से क्या होगा कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, बहुत कमजोर सा लेकिन नॉर्थ पोल डेवलप होगा, नॉर्थ को नॉर्थ अपोज करने वाला पोल, और यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस होगा। ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तब हमारे नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ साउथ पोल इंड्यूस हो जाता है। यानी कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है, इसका जो मैग्नेटिज्म है, या यूं कह लो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है, यानी अपने में से ये फील्ड को गुजरने नहीं देगा, अपने अंदर फील्ड को अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि देखो इसकी फील्ड ऐसी होगी, ये फील्ड ऐसे साउथ से नॉर्थ से साउथ जाएगी, और इसकी फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ जाएगी। तो ये बेसिकली, लेकिन ये इफेक्ट बहुत वीक होता है, बहुत फीबल होता है, समझ रहे हो। तो ऐसा मटेरियल अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो यहाँ से बच करके भागने की कोशिश करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ सरकने की कोशिश करेगा। और ये जो रॉड हमने ऐसे रखी है ना, ये रॉड हमने जो ऐसे रखी है वो अपने आप को ऐसे बनाने की कोशिश करेगा ताकि इसके अंदर से फील्ड कम से कम जाए, है कि नहीं। जब ऐसे रखेंगे तो ये अपने आप को ऐसे कर देगा, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर भागेगा और इसके अंदर से फील्ड कम जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इफेक्ट बहुत फीबल होता है, बहुत वीक होता है, दिखाई भी नहीं ढंग से देगा, ठीक है। और इसके एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक की, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, और खासकर ऐसे मटेरियल्स की एग्जांपल हैं। आप एग्जांपल देखो, गोल्ड हो गया इस एग्जांपल, गोल्ड, इसका एग्जांपल सिल्वर है, इसका एग्जांपल डायमंड है ना। ऐसे एग्जांपल बहुत आसानी से याद रहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। तो ये जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर आप ऐसे मैग्नेटिक पोल्स, ये आपके दो पोल्स हैं मैग्नेट के, और इनके अंदर ऊपर एक आपने बर्तन रखा, एक डिश रखी, और उसके अंदर अगर आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, तो जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी ना, वहां से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है, अगर ये पोल्स बहुत नज़दीक रखे हैं, ठीक है, अगर बहुत नज़दीक रखे हैं तो फील्ड बीच में स्ट्रांग होगी, इसकी वजह से फील्ड जो हमारा मटेरियल है वो किनारों पर इकट्ठा होगा। लेकिन अगर हमने पोल्स को दूर कर दिया, ऐसे पोल्स को हमने दूर रख दिया, तो अब हमारा मटेरियल बीच में इकट्ठा होने की कोशिश करेगा साइडों में, क्योंकि यहाँ फील्ड स्ट्रांग है ना, इधर फील्ड स्ट्रांग है, तो साइड की बजाय बीच में कलेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली बात क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर जा करके वीक फील्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनकी मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है, ठीक है। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये किस कारण से ऐसा होता है। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फॉर पैरामैग्नेटिक
मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये भी वीक मैग्नेटिज्म शो करते हैं, ये भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब क्या कि अगर आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये दो मैग्नेट्स की वजह से, और आपने बीच में कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा जैसे एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो इसके यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस होगा और इधर नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। मतलब क्या, इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाली होगी। समझ रहे हो? तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इज अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इफेक्ट बहुत वीक होता है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का जो चीज़ होती है कोई, वो मैग्नेट के पास जाती है या नहीं जाती है, अट्रैक्ट होती है नहीं होती है, हमें फील ही नहीं होता। बेसिकली हम कह सकते हैं अट्रैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। इसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये भी खास बात ये है कि ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ ही जाता है। जहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वो इस तरफ चला जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर हमने लिक्विड पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा जो लिक्विड के फॉर्म में है और पैरामैग्नेटिक रखा है, तो जहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी ना वहाँ पर आएगा। जैसे अभी हमने पोल्स दूर दूर रखे हैं तो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल किनारों पर ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर पोल्स हमने नज़दीक नज़दीक रखे हैं तो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल बीच में इकट्ठा होने की कोशिश करेगा। यहाँ पर किनारों पे यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर बीच में फील्ड स्ट्रॉन्ग है। डाया के अपोजिट, डाया में क्या था, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वहाँ पर वो इकट्ठा नहीं होता, वहाँ पर कलेक्ट नहीं होता। क्लियर है? फिर है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। उनके ऊपर जो इफेक्ट है ना वो हमें बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। जैसे मैग्नेट के पास किसी लोहे की चीज़ों को लेकर के आए तो वो वायलेंटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंप करती हुई आती है, तो इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है ऐसे मटेरियल्स की वजह से, जिसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं कहूँगा दे आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होंगे, और ये फीबली मैग्नेटाइज्ड, इसे कहते हैं फीबली मैग्नेटाइज्ड along एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसे कहेंगे ये भी फीबली मैग्नेटाइज होंगे, फीबली मैग्नेटाइज्ड opposite to external magnetic field, opposite to external field। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी के हमने मटेरियल्स हमें देखने हैं। क्लियर है? अब हम लोग स्टडी करेंगे कि डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का कारण क्या है। क्या कारण है इन तीनों का, डाया का, पैरा का और फेरो का, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। ओके, तो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, आपको बेसिकली इसके अंदर डेफिनेशंस और थ्योरी याद करने का काम इसमें ज़्यादा है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन समझने का जरूर है। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, उनको स्टडी करना बड़े अच्छे से। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।